हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एईडीओ के मैथ और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एकदम आसान तरीका से आपको जो है सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिए कि 59535 है को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसे जिस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करना होगा वह संख्या x है, तो उसका x के अंकों का योग क्या है। अंकों का योग पूछ दे, अगर संख्या पूछता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसमें हम लोग ऑप्शन से नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर जो दिया हुआ है उसका हम लोग फैक्टर देखेंगे। 59535 ये है नंबर, ठीक है, और पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो देखेंगे कि 9 से लगेगा कि नहीं। तो 9 का रूल क्या है, सबको ऐड करके, ये 9 तो है ही, 5 5 और 5 मतलब कि 5 5 और 5 15 3 18, तो 9 से लगने वाला ये है। तो सबसे पहले हम लोग 9 से लगाएंगे। ठीक है, 9 छक 54 हो गया, 4 पर 5 बचेगा, देखिए 5 पे 5 बचेगा, फिर 9 छक 54 हो जाएगा, फिर बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर 9 एकम 9 होगा और 4 पे 5 45, 9 पचे 45। फिर जोड़ के देखते हैं कि 6 6 12, 1 13 और 5 18, तो फिर से ये 9 से लगने वाला, तो फिर हम 9 से लगा दिए, तो 9 सते 63 हो गया। ठीक है, 9 सते 63 बच गया, 3 पर 1, तो 9 तिया 27 और फिर हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, तो 9 का काम होगा। फिर हम देखते हैं कि 9 से अब लगने वाला नहीं, 7 3 10 5 15 है, तो अब 3 से लगेगा, तो 3 से हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 3 से जब इसको लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चक 12, ठीक है, 3 पचे 15। अब 245 हो गया, तो हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाते हैं तो 5 चक 20 और 5 नामा 45। अब करा पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे देखिए कि 9 तो पूर्ण वर्ग है, 9 ये भी पूर्ण वर्ग है, 49 ये भी पूर्ण वर्ग है, ये सब तो पूर्ण वर्ग है। 3 और 5 ये वर्ग नहीं बना रहा है, तो 3 और 5 का मल्टीपल चाहिए, तब जाके 3 का पेयर बनेगा, फिर 5 का पेयर बनेगा, है ना। तो संख्या हमको क्या जरूरत है, एक 3 की जरूरत है और एक 5 का। तो 3 गुना 5, संख्या 15 से हमको गुना करना होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है x के अंकों का योग। तो 15 के अंकों का योग जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सबसे पहला जो है 9 का योग देखेंगे। 9 से अधिकतर नंबर जो होते हैं 9 या 3 से लगने वाले ही होते हैं, तो पहले उसका काम करें, उसके बाद बची हुई संख्या को देखेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कह रहा है कि सोल्व करना है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जो भी नंबर बड़ा जब भी दिया हुआ तो उसको कुछ ना a प्लस बी के रूप में सोचना है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है, तो यहीं पे सोल्व करते हैं। यही दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में जो रूप दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। ठीक है, इसी रूप में आपको सोचना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए, फॉर्मूला सिंपल जानते हैं तो उससे भी जान सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और माइनस वाला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कट गया। ठीक है, 2ab से 2ab कट गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 2 बार है, और नीचे 1 बार है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2, चाहे कितना भी नंबर है, आंसर क्या होगा, 2। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कराई किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल जो है 39 है, तो उसी संख्या को अगर 17 से भाग देते हो तो शेषफल क्या होगा। अब देख, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो ये जो बड़ा नंबर संख्या होगा छोटा का मल्टीपल होता है। इसे 357 से भाग दे तो 39 बच रहा, 17 से भी ये 357 में भाग लग जाएगा, 17 दूनी 34 होगा, फिर 17 एकम 17, तो ये भाग लग रहा है। तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, जो शेष बचा हुआ है, जैसे शेषफल है 39,
बस उसमें आपको भाग दे देना है। तो इसमें हम 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। तो सिंपल आपको भाई जो शेष दिया हुआ रहता है उसी में हमको संख्या से भाग देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आरोही क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा है, सबसे छोटा पहले देखने हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए कन्फ्यूजन होगा, हमको प्रतिशत परसेंटेज में सोचना है। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसको परसेंटेज में सोचना है। परसेंटेज में कैसे सोचेंगे, तो सबको जो है 100 से हम डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, जैसे कि जिसको हमको मानना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये 200/3 हो गया, ये आपका हो जाएगा 400/8, ये हो गया 500/9 और ये हो गया 900/11। ठीक है, और प्रतिशत में सोच के देखिए कौन ज़्यादा, सबसे छोटा पहले, और वही क्रम है तो छोटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 100/3 होता है 33। ठीक है, तो 200 है तो कितना हो जाएगा 66, 66.6 ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो कटने वाला ही 8 बचे 40, तो ये आपका 50% हो गया। ठीक है, ये परसेंट में चेंज हो रहा है, ये बेस्ट मेथड है समझने की, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 100/9 जो होता है वो 11 पूर्णांक मतलब 11.1 होता है, तो 11×5 कितना हो जाएगा, ये 55.5 के आसपास। ठीक है, ज़्यादा आपको, अब यहाँ पे देखिए 100/11 जो होगा वो 9 देता है वैल्यू। ठीक है, 11 9 99, तो यहाँ 900 है, तो 9 से तो 9 से गुना हो जाएगा, तो 11 9 81.9। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वो 50 वाला है, मतलब कि 4 वाला, 4 वाला सबसे पहले होगा। ऑप्शन में देखिए 4 वाला 2 ऑप्शन में है, ए में है और डी में। अब अगला इससे क्या होगा, तो 5 वाला, 5/9 वाला, तो 5/9 तो दोनों में है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर किसका होगा, 2/3 वाला, तीसरा नंबर 2/3 इसमें, तो ए सही हो जाएगा, डी गलत होगा। ठीक है, प्रतिशत में बता देखिए सबका हम लोग रेशियो निकालेंगे, 100 जो डिवाइड करते हैं वो प्रतिशत, जैसे कि 100/3 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 33.3%, है ना। इसी प्रकार 100/9 है तो ये आपका कितना हो जाता है 11 9 99, 11.1%। फिर अगर 100/11 है तो ये वैल्यू होता है 9.09। ठीक है, 09 के आसपास। तो लगभग में हम लोग आसानी से इससे सोच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि ये स्टार है, मतलब जो खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सी संख्या न्यूनतम देनी, न्यूनतम पूछ रहा है, 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का रूल क्या है, सबको जोड़ते हैं, जैसे 4 और 5, 4 + 5 9 होगा, इसको छोड़ देना। अब बच गया आपको 1, यहाँ पे देखते हैं 6 और 3 9, तो जो 9 पूरा है उसको छोड़ देना है, जो बचा हुआ संख्या उसको अब देखिए, क्योंकि 4 5 9 हो गया, 6 3 9, तो बच गया 1 और स्टार है, और बच गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे टोटल 1 में हम कितना, कौन सी छोटी संख्या जोड़ेंगे जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि किससे डिवाइड करना है हमको, 9 से, इसलिए यहाँ पे स्टार की जगह पर 8 आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी 9 से जुड़ने वाला संख्या, 9 पूर जाने पे 9 को उसको छोड़ देना, बाकी जो बचेगा उसी पे हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है इसको सम कर, इसका मान इसमें निकालना है। तो इस पैटर्न का बनाने का एक ट्रिक हम लोग समझते हैं। अगर 1 1 सम में दिया हुआ तो देखिए हम लोग सबसे नीचे वाला टर्म लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x नीचे वाला टर्म है तो x दे दिए, उसके आगे वाला टर्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 जोड़ना है, फिर आगे वाला टर्म जो होगा दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो x में जब हम x जोड़ देंगे इधर पीछे वाला तो हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, फिर इसमें हम जोड़ेंगे पीछे वाला तो ये हो जाएगा 3x + 2। अब देखिए कितना बार 1 जोड़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 3 ही पैटर्न आगे बढ़ना है।
ठीक है। अगर हमको नंबर दिया रहता तो आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते थे ये, लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन से वैल्यू रखना होगा। इससे पहले एक बात समझिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 और बट्टा में ये पूरा नंबर है ना, बट्टा में ये पूरा नंबर है, तो हम लोग इसका इन्वर्स कर देते, मतलब 1 का उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू पूरा, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 8/5। तो हमको आंसर फाइनली चाहिए 8/5। ठीक है, तो कौन सा नंबर इस पैटर्न पर देंगे जो 8/5 आएगा। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं पहले। ठीक, इस टाइप को जैसे मान लेते हैं कि पहला 2 अगर है तो अगला टर्म इसमें क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो अगला टर्म हो गया 3। फिर अगला टर्म क्या होने वाला है, तो अगला टर्म देखिए पहला फ्रैक्शन बनेगा यहाँ पे 3/2, पहला जो जोड़ने पे बनेगा 3/2। फिर अगले देखेंगे तो 3 और 2 5 जो, तो अगला बन जाएगा 5/3। फिर इसको आगे जोड़ेंगे 5 और 3 कितना 8, तो 8/5 टर्म हो गया। तो ऑप्शन जो है सिंपल सा है, ए रखने पे ये सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि 8/5 ही हमको चाहिए, नहीं तो दूसरा भी जांचना पड़ता। अब पैटर्न देखिए, जितना बार 1 प्लस रहेगा उतना टर्म हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म देखिए 3x + 2 है, तो यहाँ से हम ऑप्शन रख के वैल्यू निकाल देते कि हमको 8 चाहिए, कौन सा वैल्यू रखने पे 8 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बस डेसिमल पे ध्यान देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, भाग लगाएंगे, डिवाइड है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.99 इंटू 0.999, मतलब कि 999, और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो बट्टा में लिखेंगे 0.99949 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको आंसर जो है वो लगभग में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग दशमलव का काम खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है और यहाँ 3 अंक के बाद, नीचे कितने हैं 4 अंक, तो नीचे 1 जोड़ इस पे हम बैठा देंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव का झंझट अब क्या होने वाला है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, दशमलव का झंझट खत्म। ठीक है, तो दशमलव का झंझट खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 99 से काटना है, तो 99 से काटेंगे इसको एक बार में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर एक बार 101 बार में कट जाएगा, तो अब बच गया 999 और बटा 1010। अब देखिए 999 से ये कितना ज़्यादा है, बस 11 ज़्यादा है, मतलब आंसर जो होगा 1 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1010 रहता, मतलब 1010 रहता तो एक आंसर होता, लेकिन कम कितना है 11 है ना। अब 11 में हम भाग देंगे इतना से, तो कितना वैल्यू कम आने वाला है, बहुत ही कम, मतलब कि लगभग आंसर किसके पास होगा 0.99, मतलब 1 के पास आंसर होगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। इसमें एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 2 संख्या का मौसा और लसा का योग दिया हुआ है 680। ठीक है, मौसा और लसा, तो देखिए मौसा मतलब एचसीएफ और लसा मतलब एलसीएम। मौसा को क्या कहते हैं, एचसीएफ, और इसको एलसीएम। तो हम दोनों का योग है, मतलब कि H + L, एचसीएफ + एलसीएम कितना है 680, ये दिया हुआ है आपको। और दूसरी बात क्या है, उनका लौसा जो है वो मौसा का 84 गुना है, मतलब अगर लौसा जो है यहाँ पे 84 H के बराबर है, यही तो है 84 गुना, यहाँ H ही है। अगर इस दोनों को हम जोड़ दिए थे तो 680 होना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो 85 H हो गया। ठीक है, 85 H का वैल्यू 680, 17 से कटने वाला है, 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, तो 5 से काट दिए तो 8 आ गया। H का वैल्यू 8, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 8। ठीक है, तो एचसीएफ 8 है,
तो यहाँ पे HCF तो 8 हो जाएगा, और LCM का बात करेगा तो 84 गुना है, तो 84 गुने 8 होगा, 8 चक 32 और 8 8 64, ठीक है, 64 और 3 67, ये आपका LCM आ गया। लेकिन यह सवाल में कुछ और पूछ रहा है, देखिए यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या, मतलब संख्या A गुना B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। तो यहाँ पे A आपको 56 दिया हुआ है, B निकालना है दूसरी संख्या, 8 दिया हुआ है HCF और LCM 6। अब यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे कि देखिए 8 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो इधर भी 6 में किससे गुना करेंगे, किस संख्या से, जो 6 आएगा, तो 6 वाला संख्या से ही गुना करने पे लास्ट में 6 आ सकता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। नहीं तो इसको हम काट के सोल्व भी कर सकते हैं, 8 से काटेंगे तो 7 बार में, फिर 7 से इसको काट दीजिए, 7 नामा 63, ठीक है, और 7 छक 42, तो 96 आंसर काटने पे भी आ जाएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। इस पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में 100% जो है वो आता ही आता है। चलिए अब हम लोग रेकरिंग वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करा है 2.4। देखिए रेकरिंग सब पे सेम है, तो कुछ जोड़ना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि रैकरिंग के इधर देखिए दशमलव की इधर है 2 और 3 5, तो ये तो 5 दशमलव होगा। रैकरिंग वाला को जोड़ते हैं, ठीक है, रैकरिंग वाला को अलग हम लिए जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 7 3 10 5 15, ठीक है, 4 5 9 और 1 10, 105 हो गया। इस पे रैकरिंग रहेगा, मतलब 105 है। रैकरिंग का मतलब समझिए कि 2 को 9, 2 अंक पर रैकरिंग है, तो नीचे कितना देंगे, 2 9 देंगे। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये तो यहाँ पे 1 तो आ जाएगा यहाँ पे, अब प्लस कितना बचेगा, 6/99, तो 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 पर रैकरिंग होगा, 2 को 9 है इसलिए 0 6 दे करके रैकरिंग का चिन्ह देंगे, ठीक है, तो 6.06 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ये जो भी संख्या होता है उसका हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 5 6 इसका एलसीएम, तो 4 5 6, 4 5 का एलसीएम 20 होगा, 6 तो यहाँ पे एलसीएम 60 हो गया, ठीक है, लघुत्तम निकाल दिए, तो लौसा निकल गया 60। अब देख रहे हैं कि 60 से विभाजित 200 से 400 के बीच आपको संख्या आता है, समझ रहे हैं कि 200 से लेके और 600 के बीच कितनी संख्या होगी, ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 60 से लगने वाला संख्या कौन होगा। जैसे 200 के आगे क्या होगा, 240, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 300, फिर 360, तो छोटा संख्या है तो हम लिख भी सकते हैं। 360 के बाद 420, 480 और 540, तो ये बीच वाली संख्या आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि कितने हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर लंबा बड़ी संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि बीच कह रहा है, तो 600 में हम भाग दिए 60 से, कट गया 10 बार, तो इससे पूरा अगर कट जाएगा तो एक कम लेना है, क्योंकि यहाँ पे बीच का रहा है, इसमें 600 शामिल नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं कटता शेष बच जाता तो जो तब वही संख्या लेते, ठीक है। क्या लेना है हमको, भागफल से मतलब, भागफल आ गया यहाँ पे 10, तो भागफल 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 9 होगा। अब दूसरी है 200, छोटी संख्या, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये 3 बार लगेगा, ठीक है, भागफल 6 3 18, रिमाइंडर से इसमें कोई जोड़ी नहीं है, तो इसमें यहाँ 3 हो गया, 6 में से 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो संख्या कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और देखो दूसरी तरह हम आसान से सोच सकते हैं कि डिफरेंस आपको ले लेना है, 600 और 200 का कितना हो गया 400, और एलसीएम कितना आया था 60। इसमें देखेंगे कितना बार लग सकता है, तो 6 बार
लग सकता है, 7 बार तो नहीं लगेगा, तो इनसे कितना हो जाएगा 6। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि कह रहा है 350 है, तीन सौ पचास का 3/5 का मतलब क्या होता है गुना। 350 है, इसका 3/5, ठीक है। भाग है तो 3/5 निकालेंगे, इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, तो 210 हो गया। दूसरा कह रहा है 210 के 4/7, तो 210 का हो गया 4/7, 7 या 21, ठीक है 30, ये हो जाएगा 120। तो देखिए आप ओरली यहाँ भी निकाल डायरेक्ट निकाल सकते थे, 5 से काटते 5 सत्ते 35, तो 210 लिखते पहला बार में, और दूसरा हो गया 7 या 21, 30 बार में तो 20। अब कह कितना अधिक है, तो यहाँ डिफरेंस लेना है, कितना अधिक है, तो 90 का डिफरेंस है, तो 90 अधिक है ना। इसमें प्रतिशत भी पूछ सकता है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 120 से देखते हैं कि कितना अधिक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये पैटर्न बेस्ड है, 1 - 1/2 है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 2 में से 1 जाएगा, तो 1/2 हो गया गुना। इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2/3, इधर घटाएंगे तो 3/4, और डैश डैश है, ठीक है। लास्ट में देखते हैं तो घटाएंगे तो n-1/n होगा। अब ध्यान से देखिए कि इसका लास्ट वाला इसके पहला से कट जाता है, क्रॉस कट रहा है, मतलब कि आगे इसी तरह कटेगा, ये लास्ट वाला भी कट जाएगा, इधर पहला टर्म बचेगा और इधर लास्ट टर्म बचेगा। आंसर जो होने वाला वो 1/n होगा, ठीक है। अब n के जगह पर संख्या भी दे सकता है कुछ भी, तो वही 1/ संख्या होगा। अब अगला क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से दोगुना है। कह रहा है इकाई अंक जो है वो दहाई के अंक से दोगुना है, तो दहाई अगर x है, ठीक है, दहाई का अंक x है, दहाई मतलब 10th प्लेस पे, मतलब कि दहाई का अंक से दुगुना कौन हो जाएगा, इकाई का। तो संख्या क्या होता है, दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 10x + 2x, 12x हो गया संख्या, ठीक है। अगर कहता है उलट दिया जाए, मतलब इकाई को दाएं बना दे, तो इसमें 20 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 20x + 1x, तो उलटने पे संख्या क्या हो जाएगा 21x, ठीक है, उलटने पे। यहाँ कह रहा है कि मूल संख्या से 27 अधिक है, अधिक मतलब डिफरेंस, तो 21 में से 12 घटेगा तो 9x हो गया, 9x = 27, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3। अब x का वैल्यू 3 है, संख्या पूछ रहा है आपसे, संख्या कितना है 12x, तो 12×3 = 36, संख्या निकल गया 36, लेकिन कह रहा है 50%। 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो 50% 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, तो इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें x + 1/x = 3 है। अब इस अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन को देखिए कि x + 1/x है और यहाँ पे सम पावर है, तो पहले हम लोग पावर 2 करके बढ़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो x² + 1/x² कितना होगा, 3 के स्क्वायर करना है और 2 घटाना है, कि पावर जब घटाएंगे प्लस वाला में क्या करते हैं स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, तो इसे 3 का स्क्वायर - 2 कितना हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब अगर 4 पावर चाहिए, ठीक है, तो फिर इसको उसी तरह करेंगे, 7 का स्क्वायर -2, तो 49 में से 2 जाएगा 47। अब अगर इसका हम पावर फिर करेंगे तो 8 पावर अब निकलेगा, ठीक है, तो 47 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर, नहीं तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। देखिए 7 का स्क्वायर
49, 9 लास्ट में तो 9 आने वाला है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, मतलब इकाई अंक 7 आने वाला है। तो 7 वाला आंसर कौन होगा? ये है ना। अगर 2 7 वाला रहेगा, देखो 47 है, हम लोग 50 का स्क्वायर जानते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो आपको 50 से कंपेयर करना है, 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 2 अंक में 09, और ये 25 इसका बेस होता है, 25 में से क्या करना है? 3 घटा देना है, तो 22 हो जाएगा। इस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं, 25 बेस होता है, जो भी होता है 100 वाला वो 25 में से घटाते हैं। जैसे कि अगर बोलेंगे कि 49 का स्क्वायर, तो ये बहुत आसान होगा, 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01, ठीक है, और 25 में से 1 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 24, तो 2401 हो गया। और आगे निकालेंगे तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब प्रतिशत का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक परीक्षा में जो है सफलता के लिए कुल अंक 33% चाहिए। कितने चाहिए? 33% पास होने के लिए। और एक विद्यार्थी 125 अंक लाता है, लेकिन 40 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब कि फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल। तो पास होने के लिए उसको नंबर कितना चाहिए था? 125 प्लस 40, टोटल इसको जोड़ दिए, ठीक है, तो 100 कितना हो गया? 65। अब 165 जो हो गया वो 33% का वैल्यू हो गया, और पूछ रहा है कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक होता है 100%, ठीक है। तो 33 का देखिए कितना गुना है, तो ये 33 का 5 गुना है। 33 से अगर काटेंगे 1% का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 5। तो 1% का वैल्यू 5 निकल गया, तो 100% है, बस 2 जीरो बैठा देना है, तो कितना हो जाएगा? 500। तो इसका पूर्णांक होगा, कुल पूर्णांक 500 रुपया, 500 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करा, देखिए एक वस्तु की कीमत जो है 25% की कमी की जाती है, कीमत में 25% कम, और इसलिए एक परिवार ने उसी खर्च को बनाए रखने के लिए उस वस्तु की खपत 20 केजी में वृद्धि की। तो पहले की खपत कितनी थी? पहले की खपत कितनी थी ये बताना। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है? 25%, 25/100 है ना। इसको पहले फ्रैक्शन में हम लोग बदलेंगे, तो 1/4। मतलब ये है कि पहले अगर 4 रुपया कीमत था, तो अब कितना हो गया? 3, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइस, कीमत, कीमत में जो चेंजिंग होता है। अब देखो 4 और 3 है, तो इसका एलसीएम हम लोग 12 मान लेते हैं। टोटल जो यहाँ पे खर्चा हो रहा है, खर्च, वो 12 रुपया मान लिए। तो अगर 12 रुपया खर्च है, 4 रुपया कीमत है, तो पहले कितना केजी खरीदते थे? 3, ठीक है। अब ये अब 3 रुपया हो गया, दाम कम के कितना हो गया? 3 रुपया, और खर्च हमको 12 रुपया ही करना है, तो अब कितना खर्च करेंगे? अब खरीदना पड़ेगा 4 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ कितना गया? 1 केजी बढ़ गया, लेकिन यहाँ 1 का मतलब कह रहा है 20 केजी, 1 का मतलब 20 केजी। तो शुरू वाला पूछ रहा है 3 का मतलब क्या होगा? देखिए पहले की खपत, ये आपका हो गया खपत, ठीक है। 3 का वैल्यू बताना है, तो 20 दिए कितना होगा? 60 केजी हो जाएगा। पहले वाला पूछ रहा है तो 60 केजी आंसर होगा, ठीक है। जो भी वृद्धि, जो भी यहाँ चेंजिंग हुआ, उसका एलसीएम हमको मान लेना है टोटल खर्च, उसके अनुसार सोल्व करेंगे। और जब कंसेप्ट समझ जाएगा तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 325 रुपया में एक वस्तु बेचकर 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ कमाता है, मतलब कि वो 130% का वैल्यू हो जाएगा 325 रुपया, ठीक है। 100% क्या होता है? सीपी, क्रय मूल्य।
अब 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। अब देखो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आपको 325 से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। 140% में बेचना पड़ेगा, कितना इसको वृद्धि करना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 130 से 140, 10 का वृद्धि करना पड़ा है, 10% का, कितना में, 130 में। जब भी प्रतिशत सोचेगा रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 1/13 हो गया, इसको प्रतिशत में बदलना है, मतलब कि 100/13 समझे, ठीक है। तो 100/13 कितना, कौन सा वैल्यू देगा, 13 सत्ते 91, 7 वाला एक ही है ना। तो ये सी आंसर हो जाएगा। 13 8 104 होता है ना, तो 8 से कम होगा, तो 8 से कम वाला देखेंगे, ठीक है, 7 से ज़्यादा वाला। अब नंबर से अगर देखते हैं कि 140%, तो यहाँ आपको 10% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर नंबर पूछ देता कि कितना में बेचा जाए, तो 10% का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 13 है, 13 से काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 पचे 65, तो 10% का वैल्यू 25 हो गया। अब 130 में 10% का वैल्यू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 140, तो जोड़ दिए तो कितना हो गया, 350। 350 रुपये में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, नहीं तो प्रतिशत में पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे काम करेंगे। चलिए 18 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 35% की विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, मतलब कि पास हो गए, कितना परसेंट, 35, तथा 455 अनुत्तीर्ण हो गए। तो समझिए कि 35% जब पास हो गए, ठीक है, तो फेल कितने हुए, 100 में माइनस करेंगे 65%, 65% का वैल्यू कितना हो गया, 455, ठीक है, जो कि अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण में से क्या हो गया, फेल। तो 65% का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कुल विद्या, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो हम लोग इसको काटेंगे, पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से काट देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 13%, 5 से इसको काटेंगे 9 पर 1, 13 से काटेंगे 7, तो 1% का वैल्यू जो हो गया वो 7 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 2 जीरो बैठाएंगे तो 100% का वैल्यू 700, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, एक खेप का 3/4, 3/4 मतलब कि 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 भाग, मतलब 4 भाग में 3 भाग। अगर टोटल 4 भाग है तो उसमें 3 भाग, 3/4 हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है। अब बात समझिए, 3/4 है तो हम टोटल मान लेते हैं 4 भाग, ठीक है। कुल हो गया अगर 4 भाग, तो उसमें 3 भाग को बेचेंगे हम 8% के लाभ पे, और बाकी का 4% हानि पे, मतलब एक को बेच रहे हैं हम 4% की हानि पे। यदि कुल मिलाकर 600 रुपया का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य क्या होगा। तो देखिए लाभ कितना हुआ, यहाँ कुल मिलाकर करा 600 रुपया का, तो यहाँ प्रतिशत में देखिए लाभ कितना होने वाला है। यहाँ हम देखिए कि 3 8 कितना हो गया, 24%, ये प्लस में हो गया, ठीक है। और माइनस हानि का मतलब क्या हो, माइनस, तो ये हो गया -4%, तो टोटल हो गया 20% का लाभ। कितना पे, टोटल कितना है 4, ठीक है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार, मतलब कि 5% का लाभ हो गया, ठीक है। अब 5% का लाभ हो गया, यहाँ कर रहे हैं कि 600 रुपया का लाभ हो गया, मतलब 5% का वैल्यू जो है वो 600 रुपया हो गया, ठीक है। क्योंकि टोटल देखिए, टोटल यहाँ हम 4 माने थे, 4 पे कितना हुआ, टोटल तो 20% लाभ हुआ ओवरऑल, तो 4 से भाग दिए तो 5% लाभ निकला था।
5% का वैल्यू 600 है तो 1 से काटेंगे तो 120 हो जाएगा। 1% का वैल्यू आ गया कितना 120। और कुल पूछ रहा है यहाँ पे भी, कुल है तो 100%, तो 2 जीरो क्या होगा इस पे बैठ जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 पे 3 जीरो हो जाएगा 12,000। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य, खरीद मतलब सीपी क्रय मूल्य जिसको कहेंगे। तो देखिए 36 का सीपी, सीपी मतलब क्या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बराबर एन वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो ये एसपी हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये कंडीशन है और लाभ कितना चाहिए हमको 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, अब 1/5 का मतलब कि 5 पे 1 लाभ कमाना है, तो सीपी अगर 5 होगा तो एसपी कितना होना चाहिए 1 ज़्यादा 6 होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियो हम देखते हैं सीपी और एसपी का। देखिए सीपी बटा एसपी लिखेंगे तो हो जाएगा n/36, n/36। एसपी जो है यहाँ पे 6 है ना, तो देखिए एसपी यहाँ पे 6 है मतलब 5/6 होना चाहिए रेशियो, तब जाके 20% का क्या होगा लाभ होने वाला है। तो 6 का वैल्यू 36 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो कितना गुना ये है 6 गुना, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो में बदलना है। ठीक है, सीपी और एसपी के रेशियो में बदलेंगे, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए 20 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे आपको अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब कि मार्क्ड प्राइस, जो लिखा हुआ रहता है प्राइस किसी भी वस्तु के पैकेट पे। यदि एक वस्तु की विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ एसपी 1700 कितना हो गया 92। छूट जो दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, एमपी मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। जब भी छूट दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा अंकित मूल्य पे, ये याद रखना है। कितना 20% का, तो अंकित मूल्य आपको बताना है। देखिए अब 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब 5 में 1 छूट दे रहे हैं, 5 में 1 छूट दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 4। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है 1792 और आपको एमपी पूछ रहा है, एमपी कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, जब एमपी 5 होगा तो एसपी जो होगा वो 4 होगा, 1 का छूट दे रहा है। तो 4 का वैल्यू है तो 5 का वैल्यू बताना है आपको, 1 का वैल्यू इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड करें तो 1 का वैल्यू निकलेगा 4 चक 16। ठीक है, फिर है 1 पर 9, फिर 4 चक 16 बच गया 4 8 32। अब इसको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ 8 2 10 हो गया, लास्ट में 0, 9 4 13 1 14, 17 4 21 और 1 22, 2200 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यदि 12 नारियल, ठीक है 12 नारियल खरीदने पर 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, फ्री में दिया जाता है 12 नारियल पर 3, तो 12 नारियल खरीदते हैं 3 फ्री, तो टोटल कितना हो गया 15 मिल रहा है। 15 पे कितना 3। देखिए इसमें प्रत्येक नारियल का कीमत दे रहा है, कीमत से इसमें कोई लेना देना नहीं है सवाल, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रभावी छूट पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत में, तो 15 में 3 छूट दे रहा है, इसको काटेंगे कितना होगा 1/5। 1/5 का मतलब प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, तो 100/5 कितना होगा 100/5 जो होगा वो 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो ए आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि 10,000 पर 4% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा कि 8,000 रुपया का 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त कर ले, मतलब दोनों का समान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में हम सोचते हैं, देखिए यहाँ पे 10,000 है, 8,000 है। ठीक है, इसको जब काटेंगे रेशियो इसको बदलते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4। ठीक है, यहाँ 5 हो गया और इधर 4। किसका रेशियो ये हो गया? तो ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो होगा, मूलधन का। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 4% निकालना है। समय इसका नहीं है, समय इसका टी दिया हुआ बराबर, यहाँ 4 है, 4 5% है और टाइम जो है वो 4 वर्ष है। देखिए प्रतिशत पर ये तो कट ही जाएगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और 5 से 5 गया, टी का मान कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है, जब भी बड़ा प्रिंसिपल रहे इस टाइप के क्वेश्चन में, दोनों समान जब रहे तो रेशियो करके उसको छोटा कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, साधारण ब्याज। कह रहा है एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज वो राशि का 25/36 होता है जब भी फ्रैक्शन रहे। ठीक है, तो बड़ा नंबर है, जैसे 36 मान लिए मूलधन, मूलधन क्या हो गया? 36। तो ब्याज हो जाएगा कितना? ब्याज हो जाएगा इसका 25, क्योंकि इसका जब 25/36 निकालेंगे हम तो 36 से कट जाएगा, 25 हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन को हम लोग खत्म करेंगे मान करके। ठीक है, अब समझिए सिंपल, वर्षों की संख्या जो है, ब्याज दोनों समान है, ब्याज की दर। और अब पूछ रहा है दर, मतलब कि टी और आर जो है वो बराबर है, तो टी की जगह आर लिखेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय, समय भी आर हो जाएगा और टाइम भी आर हो जाएगा। ठीक है, आर % है। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 25 है, 36 है, कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2500/36 बराबर r²। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 50/6। r का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 50/6। तो अगर भाग देते हैं तो 6×8 = 48, 8 वाला आंसर हो जाएगा, है ना, 8.33। तो डायरेक्ट देखिए रेट ही पूछ रहा है तो r का वैल्यू निकल गया, डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 वर्षों बाद उसने उधार ली गई राशि का 4/3वां हिस्सा वापस किया। 4/3, देखिए फिर बट्टा में 3 आ गया, तो मूलधन अगर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, मूलधन क्या मान लिए? 3। तो वापस क्या कर दिए? मिश्र धन। वापस जो करते वो क्या होता है? मिश्र धन, 4 रुपया कई। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज जो आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट वो 1 रुपया हो गया। ठीक है, रेशियो में सब मान रहे हैं। कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो ब्याज की दर बताइए, दर बताना है। देखिए ब्याज 1 है, ब्याज बराबर क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय, समय तो दिया हुआ 3 और दर बटा 100, ये आपका हो जाएगा 100/9। ठीक है, आर का मान निकालेंगे, इधर 100 आ गया, 100/9 जो होगा वो आर होगा। तो 9 से जब भाग देंगे तो 9 11। अब देखिए सब में 11 है तो कौन 100 पुराएगा? 11 9 99 में 1 जोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन डी हो। ठीक है, 26 नंबर, कल्याण ने 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपया का निवेश किया। ठीक है, पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष में 10% है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज का ब्याज होता है, पहले साल में जो ब्याज आएगा उसका भी बस ब्याज जोड़ना। तो पहला साल देखिए 5% है, अगर देखा जाए तो 1 साल का जोड़ना है तो बस सिंपल इंटरेस्ट ही जोड़ते हैं। 12,000 का 5% कितना होगा?
ठीक है। तो 12,000 देखिए दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल, इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटाते मतलब 10 से भाग देते हैं, तो 1200 हो जाएगा 10%, उसका आधा 600, 600 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5% का वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम परसेंट निकालना आसानी से सीखेंगे कि कोई भी जो प्राइस दिया हुआ है प्रिंसिपल, उसमें अगर हम 10 से एक जीरो हटाते हैं तो 10% निकलता है, 2 जीरो हटा देते हैं तो 1% का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो 5% मतलब कि पहला साल में ब्याज मिलने वाला है 600 रुपया, और 600 रुपया मिलने वाला है। अब अगला साल में क्या होगा देखिए, दूसरे वर्ष में कहता है कि 10% ब्याज लगेगा, तो पहले हम देखते हैं कि 12,000 जो था इस पर भी 10% लगेगा, इसका 10% कितना हो गया 1200, ये तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन पहला साल में जो ब्याज मिला है 600, उस पर भी क्या लगेगा ब्याज, तो 600 का 10% कितना होने वाला है, तो 600 का 10% कितना होगा 60, तो ये 60 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। अब कह रहा है अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो पहला हम यहाँ देखते हैं कि 1200 और यहाँ 600 लगा था पहला साल में ब्याज 1800 और यहाँ पे 60 रुपया, तो 1800 कितना हो गया 60। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो है पहला साल में जो ब्याज मिलता है उसका फिर अगला साल ब्याज निकलता है, यही अंतर हो जाता है, यही डिफरेंस हो जाता है। चलिए 26 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में देखिए ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 72,000 रुपया पर 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्षों के लिए 10% दर से अर्धवार्षिक है, मतलब कि छमाही है, छमाही जब रहेगा तो रेट आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, और टर्म जो है वो दुगना हो जाएगा, 1.5 का दुगना 3 टर्म हो गया। ठीक है, छमाही, छमाही रहने पे और सिंपल कहता है 3 वर्षों के बाद 5% का साधारण ब्याज बताइए। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, CI निकालना है, और यहाँ क्या निकालना है SI, 3 वर्ष का 5, तो SI तो सिंपल होता है 3 गुना 5, मतलब कि 15% इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो कितना, देखिए इसमें भी रेट और टाइम सेम हो गया दोनों का, है ना, तो रेट और टाइम सेम हो गया, तो यहाँ पे देखना है कि आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 72,000। इसका आप देखिए 10% कितना होगा 7200, क्योंकि एक जीरो हटाते हैं तो 10%, तो इसका आधा हो जाएगा 5%, अगर हम 5% बोलेंगे तो 7200 का आधा 3600 हो जाएगा। तो 3600 जो होगा वो पहला साल का ब्याज हो जाएगा, टर्म 3 है ना, तो 3600 हो गया। दूसरा टर्म में भी क्या हो जाएगा 3600 3600। अब डिफरेंस करा देखिए अंतर, तो 3600 इसका भी हो जाएगा, यहाँ भी 3600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 15% है, इधर भी तो 3600 होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए परसेंट 5% 5%, ये तो घट जाएगा। ठीक है, अंतर कहाँ आने वाला है, तो अंतर यहाँ आएगा, इस ब्याज, इसका पहला साल का ब्याज जो है इधर आएगा। ठीक है, अगर चेन रूल लगाते हैं तो चेन रूल समझ लीजिए, एक जैसे साधारण ब्याज 1 साल का निकाल दिए तो वो उसको हम लोग कहेंगे 1 के रूप में सूचित करेंगे, तो ये 3A निकलता है। फिर ए का जो ब्याज निकालेंगे, जैसे एक 5% है तो ए का फिर से हम 5% निकालेंगे, तो उसको हम लोग B कहेंगे। ठीक है, तो ए समझिए ये कितना यहाँ पे 3600, इसका 5% कितना होगा, तो 10% 360 होगा, क्योंकि एक जीरो हटाते हैं तो 10% होता है, और उसका आधा कर देंगे तो 5%, 5% हो जाएगा कितना 180। ठीक है, तो बी में भी जो है 3B होता है, 3 बार इसका ब्याज आएगा 180 180। ठीक है, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं आप, या डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, अब फिर बी का फिर ब्याज निकालेंगे, फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे 5%, इसको कहेंगे C। अब 180 का 5% कितना होगा, तो देखिए 180 का 5% निकालना है तो 10% कितना होगा 18, 5% कितना हो जाएगा 9। तो यह कि 3A का मतलब यहाँ पे 3B का मतलब ये होगा कि 180B का वैल्यू है, तो
3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना होगा 540। अब प्लस कितना हो जाएगा 9, तो 549 इसका आंसर हो जाएगा अंतर वाला। ठीक है, क्योंकि साधारण परसेंट देखिए इधर भी 15% ये हो रहा है, इधर भी 15%, और मूलधन तो दोनों का सेम है तो वो तो घट जाएगा। अंतर आपका यही आता है 3B प्लस सी। ठीक है, ए जो है वो इंटरेस्ट है 1 साल का। याद रखना है पहले ए निकालेंगे, फिर उसका जो भी रेट होगा उसका बी निकालेंगे, फिर उसका रेट निकालेंगे। ठीक है, 3 साल की है 3A प्लस 3B प्लस सी। डायरेक्ट हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। यहाँ अंतर है तो अंतर, नहीं तो टोटल ये जोड़ते 36 दिया कितना हो गया 10,080 प्लस टोटल कर देंगे तो ये आपका CI निकल जाएगा 3 साल का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 15 है। ठीक है, 11:15 जो है वो रेशियो दिया हुआ बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, पहले बी है फिर जी है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है, अंतर दिया 200 अधिक, यहाँ अंतर कितना का 4, तो 4 का वैल्यू 200 है, तो 1 का वैल्यू 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 30, 50, 1 का वैल्यू 50 है। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या मतलब 11 का वैल्यू, क्योंकि ये बी है 11, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55, 550। अगर टोटल पूछता तो जोड़ देते 12 और 11 है ना, 26 का वैल्यू निकाल देते। लड़की का पूछता तो हम 15 का वैल्यू निकालते। तो एक जब 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अब 6 और 54 का मध्य अनुपात निकालना है, मतलब बीच वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। पहले हमको मध्य अनुपात निकालना है, तो इसका और इसका गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा x गुने x बराबर 54 गुने 6। तो फैक्टर कर दीजिए, 2 टर्म में तोड़ना है। तो 54 क्या हो जाएगा 9 गुने 6 है ना, 54 क्या होता है 9 गुने 6 गुने 6, तो 6 का वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, 9 का कितना आ जाएगा 3, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया 6 गुने 3 18। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 से कितना अधिक होगा, तो 15 से 18 कितना अधिक है 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है मध्य अनुपाती का। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। ठीक है, अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 5 गुना अधिक का मतलब हो गया कि 1 है तो 5 गुना अधिक है, तो मतलब कि 6 गुना है ना, तभी तो 5 गुना अधिक है। 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाते हैं। अब 3.5 गुना है मतलब कि 7/2, तो अगर हम 2 मानेंगे तो कितना हो जाएंगे वो 7, क्योंकि 3.5 गुना करा है। 3.5 का कितना 7/2 गुना, इसलिए हम 2 मान लिए तो इधर कितना हो गया 7। आसानी से कितने साल बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। यहाँ अंतर देखिए, इसमें कितना 5 का, इधर भी अंतर 5 का, तब तो आसान हो गया। नहीं तो इसको अंतर को हमको बराबर करना पड़ता है। जब अंतर बराबर हो जाएगा तो इधर देखना कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 का वैल्यू हो गया 6 वर्ष, 1 का वैल्यू 6 वर्ष। तो 2 का कितना हो जाएगा 12 वर्ष, और 7 का कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कराए कि 9 और वर्षों बाद, मतलब अब से 9 वर्ष बाद, 9 और जोड़ना है आगे। अमित की आयु से उनके पिता की आयु बताइए, तो ये 6 वर्ष बाद का है और 9 वर्ष बाद की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें 9 जोड़ेंगे तो 12 9 कितना हो गया 21। इसमें भी अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 51। अब ये दोनों को देख कितना गुना हो गया,
जब ये गुना कहेगा तो या तो रेशियो निकाल लीजिए छोटा सा, देखते हैं हम 3 से काट देंगे तो 17×51, 7×21, तो ये हो जाएगा 7×2=14, 2.3/4 गुना। देखिए 17/7 है तो 2.3/4 हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। अब इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि इसमें कह रहा है कि रस और पानी दो चीज है, अनुपात कितना है 5:2, जबकि दूसरे कप में जो कि समान क्षमता का, क्षमता समान मतलब उसका दोनों का आयतन क्या होगा, लीटर है तो दोनों लीटर में ही रहेगा तो दोनों समान होगा, मात्रा समान है। तो ये पहला कप का दें और दूसरा कप दें, कप 2 में रेशियो कितना है 7:4, दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो देखिए 5×2 कितना हो गया 7 और 7×4 11, इधर जोड़ने पे 7 आ रहा है, इधर जोड़ने पे 11। ठीक है, तो 7 और 11 का एचएम कितना होगा 77, 77 पुराना होगा दोनों को। तो क्रॉस गुना करेंगे, मतलब इसमें गुना कर देंगे हम 11 से और इसमें गुना कर देंगे 7 से, तो बराबर हो जाएगा मान। ठीक है, तो पहला में देखिए 11×5 कितना हो गया 55 और 11×2 22, यहाँ 11, 7×7 49 और 7×4 28। अब कह रहा है कि बर्फ में पानी और रस का अंतिम, तो ध्यान से देखिए पहले पानी दे दिया है ना क्वेश्चन में, पानी पहले हम अनुपात निकाले थे दोनों का जोड़ के, इसको जोड़ेंगे तो 104 हो गया, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 8×2 10 50, अनुपात निकालेंगे तो 25:52, लेकिन 25 क्या है रस, पानी है, 1 मिनट 52 जो है वो रस है और 25 पानी है। तो पानी का पहले पूछ रहा है तो पानी का 25 होना चाहिए और फिर 52 होना चाहिए रस का, क्योंकि रस का बाद में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। चलिए 31 के बाद हम लोग अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका निवेश से आधारित है ना, साझेदारी वाला। इसमें हम लोग रेशियो बदलते हैं, रेशियो को भी ज़्यादा पूंजी जो होगा उसको सिंपल रेशियो में पहले बदलेंगे। जैसे देख लिए कि 4000 है ना, 6000 और 8000, तो 3 जीरो तो समय हट रहा है, 4 6 8 है तो 2 से काटेंगे तो 2:3:4। सबसे पहले छोटा अनुपात में बदलना, ये आपका हो गया पूंजी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब देखिए कितना समय, टाइम का आपको देखना है, टाइम कितना लग रहा है, उसी के अनुसार जो है वो लाभ मिलता है, प्रॉफिट, दोनों के मल्टीपल को, इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो इसका इन्वेस्टमेंट है 3 साल, इसके बाद 2 साल, इसके बाद 4 साल। अब अनुपात निकालते हैं तो 6 6 16, इस अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 से सब कटने वाला है तो ये 3 3 और 8, ये अनुपात निकल गया 8 3 11 3 14। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये टोटल 14 है, 14 का वैल्यू तो दिया हुआ है 56,000, तो 14 से काटेंगे, 1 का वैल्यू 14 चक्का 56 4000, 1 का वैल्यू 4000। अब पूछ क्या रहा है वाई का हिस्सा, वाई है बीच वाला है ना, पहले एक्स वाई जेड है, तो वाई 3 का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं हिस्सा पूछ रहा है, अच्छा प्रॉफिट में ही पूछ रहा है हिस्सा कितना होगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 20 का आंसर हो जाएगा 12,000। ठीक है, 1 का वैल्यू 4000 तो 3 का वैल्यू 12,000। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपका औसत पे आधारित है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका 28, 28 संख्या का औसत कितना है 77, उसके बाद
पहली 14 संख्या, फर्स्ट 14 संख्या, पहली 14 संख्या, ठीक है, फर्स्ट, इसका औसत कितना है 74। अब देखिए ये ओरिजिनल जो औसत है 70, इससे कितना कम है, 3 कम है। ध्यान से देखना कितना कम है, ये 3 कम है। तो 1 पे 3 कम है तो 14 है, तो 14 पे कितना कम होगा, 14 से गुना कर देगा, मतलब कि ये आपका कमी जो हो गया कितना हो गया, 42 कम है। ठीक है, ये समझना है। फिर कह रहा है कि अंतिम 15, लास्ट जो है 15, इसका औसत जो है वो 84 है। तो 77 से 84 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। इधर 15 में है तो 15 से कितना हो गया, 105, ये 105 ज़्यादा है। अब यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ये कह रहा है। तो पहले 14, देखिए दोनों को जब जोड़ते हैं 14 और 15 तो 29 संख्या होता है, और दोनों में कॉमन कौन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 14वां संख्या दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा देखिए कितना आ रहा है, 105 में से 42 घटेगा, क्योंकि 42 माइनस में है। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 63 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 63 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, तो ये 14वां के कारण। 14 जो है वो 2 बार शामिल हो रहा है, 14 जो है वो 2 बार शामिल हो रहा है, ये समझना है। तो उसके कारण 63 ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि 14वां संख्या 63 ज़्यादा, 77 तो लाया ही है, 63 ज़्यादा। जब ये जाएगा तो सब पे असर पड़ेगा, मतलब ये कि 63 कम होगा, लेकिन कितना में, 28 में। अभी 28 से 1 तो जा ही रहा है ना, तो 27 पे इसको बांटेंगे। 63 को हम लोग बांटेंगे कितना में, 27 में, क्योंकि एक 14वां संख्या को हम हटा रहे हैं। तो यहाँ काटेंगे 9 सते 63 और 9 दूनी 18, ओहो 9 तिया 27। इसको जब भाग देंगे तो होगा 3 दूनी 6, फिर एक है 3, 3 हो जाएगा। अब 77 में से आपको घटाना है। ठीक है, तो 77 में से अगर हम 3 घटा दें, 77 में से पहले 2 घटाइए 75, 75 में 0.3 घटाएंगे तो 74 दशमलव जो है वो 7 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक दशमलव स्थान तक से एक स्थान तक बताना है, इसलिए 2.3 घटाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से फिर से समझना है कि 28 का औसत 77 है, 77 पहला 14 संख्या का है 74, 3 कम है तो 14 तिहाई 42 कम हो रहा है इसमें। ठीक है, औसत में। बाद वाला देखिए लास्ट 15 का औसत है 84, तो ये 7 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 15 में 15 सत्य 105 ज़्यादा हो गया, ओवरऑल 63 ज़्यादा हो रहा है, किसके कारण। ठीक है, औसत तो 77 है ही, 63 ज़्यादा हो रहा है किसके कारण, तो एक जो 14वां संख्या दोनों में कॉमन है उसके कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14वां संख्या जो है 63 ज़्यादा लेके आया है। ठीक है, जब वो जाएगा तो 63 कम होगा सम में। अब एक चला जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 27, इसलिए 27 से भाग किए इतना। तो ओवरऑल जो औसत है 77, इसमें से हम क्या कर दिए, घटा दिए 2.3, आंसर हो गया 74.7। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है औसत का। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक आदमी ने 13 कुर्सियाँ 150 रुपये प्रति की दर से खरीदी और 15 कुर्सियाँ जो है 130 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदी। ठीक है, 13 कुर्सी 150 की दर से और 15 कुर्सी इतने की दर से। एक कुर्सी की औसत कीमत, फिर से इसमें औसत पूछ रहा है, तो औसत आप मान लीजिए। ठीक है, सबका देखिए छोटा वाला औसत मान लेते हैं कि औसत सबका 130 है, तो इस 15 का तो 130 है ही। अब 13 का देखिए कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, लेकिन कितना में 13 का, 20 गुने 13 ज़्यादा हो रहा है,
टोटल में बांट दीजिए। 15 और 13 कितना हो गया? 15 और 13 28, 15 13 28 हो गया। तो 15 और 28 को काट दीजिए, 20 28 को। तो हम 4 से काटेंगे, 4 सत्ते और 4 बचे, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 65/7, निकटतम अंक में कह रहा है, ठीक है, टोटल कट नहीं रहा है। तो 7 नामा कितना होगा? 7 नामा 63, ये 9 के पास हो गया। 130 में 9 जोड़ेंगे तो 139 आंसर होगा, ठीक है। ये लगभग में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ डेसिमल में हम लोग नहीं गए। अब जो क्वेश्चन है वो मिश्रण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 करा कि 64 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात जो है 1:3 है, ठीक है। तो शराब और पानी का जो है रेशियो कितना है? 1:3। कितना लीटर में? 64 में। लेकिन इस मिश्रण से 32 लीटर निकाल कर, इस मिश्रण से 32 लीटर निकाल करके उसकी जगह 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। 16 लीटर पानी जब इसको हम डाल देते हैं इसमें से, तो बच गया कितना? 1 मिनट, 32 लीटर हटा दिए तो बच गया 32। अब 32 में हिसाब लगाइए कि 1/3 में बांटना है 32 को। तो 4 का वैल्यू 32 था, 1 का वैल्यू 8, उसके बाद 3 का वैल्यू कितना हो गया? 24, ठीक है। 8 और 24 हो गया पानी का रेशियो। उसी जगह कह रहा है कि 16 लीटर पानी डाल। अब 16 लीटर पानी बढ़ा दिए, ठीक है। तो 16 लीटर अगर पानी बढ़ा देंगे तो इसमें 16 क्या हो जाएगा? पानी बढ़ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, यहाँ पे 8। और इसका अनुपात निकालना है तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कि 64 लीटर दूध वाले एक बैरल से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और बैरल को पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार दोहराई जाती है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। इसका सिंपल देखिए कि 64 है, अगर हम 8 लीटर निकालते हैं, ठीक है। बेसिक फार्मूला देखिए कि टोटल में 1 - 8 लिखेंगे और बटा में टोटल देंगे 64। 64 में 8 कितना बार टर्म हो रहा है? 3 बार, तो पावर 3 देना है, ठीक है। 3 टर्म है तो 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए कि ये कट के कितना होगा? 1/8 हो रहा है। जब घटेगा तो 8 में से 1 7/8, तो 64 × 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8 होगा। 8 × 8 = 64, खत्म हो गया। टोटल 343/8 हो गया। ये जो मात्रा बच जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो मात्रा आपका बच जाएगा ये दूध का बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है दूध और पानी का अनुपात बताइए, दूध और पानी का। तो 343/3, 343/8 ये आपका दूध हो गया। पानी कितना होगा? तो टोटल कितना है यहाँ पे? 64। 64 में से घटाना पड़ जाएगा, तो 64 में से घटाएंगे 343/8 को, तो 8 से जब गुना करेंगे तो 512, 512 में देखिए यहाँ पे 1 हो गया। तो 512 में से घटाना है 343, तब बटा में 8 होगा। घटाएंगे तो होगा 179/8। अब अनुपात निकालना है तो बट्टा में 8 तो दोनों में कट जाएगा, है ना। ये आपका हो गया दूध और ये बच जाएगा पानी। तो रेशियो हो जाएगा 343 पूर्णांक नहीं, अनुपात देंगे 179, ठीक है। अब आ जाए, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन हम काम वाला। ये बहुत ही आसान होता है। एक काम 14 दिन में, ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और सी 42 दिन में। तीनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? कार्य मानते हैं, कार्य जो है सबका एलसीएम होगा। जैसे एक 14 दिन में है, बी हो गया 28 दिन में, सी हो गया 42 दिन में। तीनों का एलसीएम 84 होगा। क्षमता निकालना, डिवाइड करके इसका क्षमता 6, 14 × 6 = 84, 28 से भाग देंगे तो क्षमता 3, 42 से देंगे तो 2। तीनों मिलकर तीनों का क्षमता जोड़ेंगे, 6 × 3 = 9, 2 11, 11 से भाग देना है, ठीक है। तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि हमको 84 टोटल काम करना है, ठीक है। तो 7.7/11 हो जाएगा, ठीक है। 7.7/11
38 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि यदि अरुण 12 दिन में काम का 2/3 भाग, देखिए काम का 2/3 भाग जो है वो 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम अगर देखिए 3 को उधर ले जाएंगे तो एक भाग जो होगा वो 12, 3 जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 6 तिरिक 18। सिंपल समझ, देखिए ऐसे सोचिए कि 2 भाग 12 दिन में, टोटल कितना है 3 भाग, 3 भाग कितना दिन में 18 दिन में, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो टोटल काम 18 दिन में करेगा। आप कहता है 1/6 भाग कितने दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 18 दिन में, तो इसका 6 भाग 6 से भाग कर दीजिए तो 3 दिन में करेगा ये काम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 7 लोग 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, अब इसमें वर्क वाला टाइम देखिए MDH हम लोग देखते हैं, MDH जो फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 M2 D2 H2 जो भी होता है वो इधर देते हैं, है ना। जैसे मैन है, मैन यहाँ 7 है, घंटा है, डे नहीं दिया, डे है 14, घंटा आवर हो गया 4, इधर वाला देखिए मैन 12 है, ठीक है। इसमें डे आपको निकालना है दिन, इसको x मान लीजिए, और h आवर 8 है, बस इसको सोल्व करना है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7। अब जो x का मान होगा वो हो जाएगा 49/12, ठीक है। x का अब भाग देखिए 49 कौन हो रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, 12 चक 48, 4 पूर्णांक वाला है, तो सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर आप देखते हैं, एक टंकी से जुड़े दो इनलेट है, ठीक है, टोटी है ए बी जो कि नल से लगा हुआ, वो भर सकते हैं कितने दिन में, तो 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, दोनों का एलसीएम 32 और 28 का। देखिए दोनों में कॉमन क्या है 4, ठीक है, 4 कॉमन है यहाँ, ये 8 बार हो जाएगा, ये 7 बार, मतलब टोटल ये काम होने वाला। इसको अगर हम इस रूप में इसलिए कि क्षमता भी निकालना है, ये आपको कार्य मान लिए तो हमको क्या चाहिए क्षमता। 32 से भाग देंगे मतलब कि 8 चक 32 घट जाएगा तो 7 क्षमता। 28 से देंगे तो 7 चक 28 बचेगा, इसका क्षमता 8। अब अल्टरनेट काम करना है, अल्टरनेट मतलब पहले स्टार्ट कर रहा है ए तो 7, फिर कर रहा है बी, तो ये जो 15 काम होगा कितने दिन में होगा 2 दिन में, 2 दिन में 15 काम होगा। काम टोटल कितना है यहाँ जोड़ के देखिए आप, तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 8 32 है, 32 को 7 से गुना करना है, तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 1 22, 224 काम करना। तो 15 काम होता है 2 दिन में, और यहाँ भी निकटतम लगभग में कर रहा है, तो देखिए 15 का इसका कितना होता है 225, मतलब ये 15 गुना के आसपास है, एक ही तो कम है, तो दिन भी कितना लग जाएगा 15 गुना, मतलब कि 30 दिन में काम जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 30 दिन लगेंगे काम करने में। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। एक बेलनाकार टंकी जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 25, नहीं व्यास है 25, तो रेडियस जो है त्रिज्या हो जाएगा 25/2। कह रहा है कि 11 लीटर पानी निकाला जाता है, मतलब इसका आयतन कितना है 11 लीटर। 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000, 1 लीटर जो होता है वो 10 × 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर को गुना करते हैं तो हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं, इसलिए 11 है तो ये हो जाएगा 11000 के बराबर, ये आयतन हो गया। और बेलन का आयतन क्या होगा, पाई का मान लेना है 22/7, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर हो गया 25/2, 25/2, और एच आपको निकालना है ना, कितना लेवल कम हो जाएगा, वही तो हाइट होता है, वही गहराई भी हो, कितना लेवल, तो एच आपको निकालना है इसमें। अब इसको काट दीजिए, देखिए 11 से काटेंगे हम लोग तो 1000 हो गया, 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया। 25 से देखिए यहाँ पे 25 है, 25 से जब एक बार काटेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 5 से काट देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, तो इधर आपका हो जाएगा 8
7 और 2 को गुना करना है, तो 7 दूनी 14, 14 8 112 और 5 इधर बट्टा में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा 112/5 होगा। अगर भाग देते हैं 22 25 110, तो 22 पूर्णांक जो है 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एच निकल गया इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि युग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से 3/2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वही दूरी सेम डिस्टेंस 7 घंटे में तय करना हो तो चाल बताइए। अब देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 56 गुना 3/2 ये आपका दूरी है। अब इसी दूरी को 7 घंटा में करना है, कितना स्पीड से जाए, तो 7 8 56, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से कितना हो गया 12, तो स्पीड कितना होगा 12। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल। अब इसी तरह का क्वेश्चन देखिए इसमें फिर, अगर राम अपनी सामान्य गति से नॉर्मल स्पीड से 60% की गति से यात्रा करता है, जो नॉर्मल स्पीड है उसका 60%, तो देखिए 60% का मतलब क्या होगा, 60/100। इसका पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें, 3/5, मतलब पहले 5 के स्पीड से जा रहा है, अब कितना के स्पीड से जाएगा 3 के, चेंज हो रहा है स्पीड। कह रहा है उसको 36 मिनट की देरी से मंजिल पे पहुंचता है। ठीक है, जो भी जाना है जहाँ पे, तो मंजिल तक पहुंचने का उसका सामान्य बताइए। अब बात को समझ लीजिए कि पहले जो वो जा रहा था वो 5 के स्पीड से जा रहा था। ठीक है, 5 के स्पीड से। अब इसमें हम लोग डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हम 5 और 3 का मान लीजिए, डिस्टेंस मान लीजिए 15, तो पहले मान लेते कि 3 मिनट लग रहा होगा। ठीक है, अगर स्पीड कम हो गया तो अब उसको कितना लग रहा है 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि 15 ही जाना है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे सेम है। तो पहले जो लग रहा था ये देखिए आपका, ये आपका चाल का अनुपात है, ये है समय और ये हो गया दूरी। तो समय कितना देर हो गया, पहले 3 लग रहा नॉर्मल 3, तो 5 हो गया, तो 2 मिनट लेट हो रहा है, 2 मिनट देरी हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल यहाँ का है कि 36 मिनट, तो 2 का वैल्यू हो गया 36 मिनट। 2 का वैल्यू कितना हो गया 36 मिनट, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है, अब 1 का वैल्यू 18 मिनट हो गया। ओरिजिनल पूछ रहा है आपसे, ओरिजिनल क्या है 3 है ना, जब नॉर्मल 5 था तो समय कितना लग रहा था 3 ही, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 18 3 कितना होगा 54 मिनट। तो नॉर्मल समय जो होगा वो 54 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 2 ट्रेनें एक ही स्टेशन से एक ही समय पर और एक ही दिशा में जा रहा है 90 और 80 के स्पीड से। तो देखिए 1 घंटा में ये 90 जाएगा और ये 80 ही जाएगा, है ना, 10 का डिफरेंस हो जाएगा 1 घंटा में 10 का। तो 5 घंटे में दोनों के बीच दूरी कितनी बढ़ जाएगी 50। क्वेश्चन नंबर 45, 1 किलोमीटर की दौड़ में P ने 120 सेकेंड में और Q ने 125 सेकेंड में दौड़ पूरा दौड़ जो है वो आपका है 1000 मीटर का, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर में। तो देखिए P को लग रहा है कितना 125 सेकेंड, 120 सेकेंड, और Q को लग रहा है 125। ठीक है, तो अगर बोलेंगे Q का स्पीड कितना है, तो Q का स्पीड 125 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड Q का। ठीक है, अब Q जो हार कितना से रहा है देखिए ध्यान से, इसको 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये 5 मिनट अगर पीछे हो जाता है, जैसे ये 120 मिनट चल रहा है, तो एक्चुअली Q जो है 120 मिनट में कहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, मतलब कि 5 मिनट का जो इसका डिस्टेंस है 5 सेकेंड का, वो कवर नहीं कर पाएगा, हार जाएगा 5 मिनट 5 सेकेंड से। तो आपको यही बताना है कि इसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड से ये हार रहा है। ठीक है, क्योंकि पहुंचने में इसको यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है 125 सेकेंड, है ना, तो 5 सेकेंड से ये हार रहा है।
तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड है 8 का, 5 सेकंड में 8 × 5 = 40, 40 मीटर से ये जो है हार जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए हार रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक नाव की धारा के विपरीत गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ गति जो है 15 है। ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब देखिए स्पीड माइनस में लेंगे, विपरीत दिशा में 8 है और धारा के दिशा में 15 है। ठीक है, तो साथ में निकालते हैं तो हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो 2x, y से y कट जाएगा, यहाँ हो गया 23, शांत जल में हो जाएगा 23/2 मतलब कि 11.5, पहला से आंसर हो जाएगा। दूसरा भी समझ लेते हैं। धारा की गति अगर बोलेगा तो घटा देंगे, घटाएंगे तो x घट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, 12 में से छोटा घटाना है कोई भी, 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो y जो हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा, मतलब धारा की गति 3.5। ठीक है, चलिए इसी बेस्ड एक क्वेश्चन और है नाव वाला। देखिए स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ स्थिर जल कह रहा है और धारा की चाल कह रहा है, तो धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा इसका 12 + 3 और धारा के विपरीत दिशा में 12 - 3। ठीक है, देखिए ये हो गया धारा के दिशा में, ये होगा धारा के विपरीत दिशा में, तो इसका जाने दिशा में 15 हो जाएगा और विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 9। एक आदमी 45 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, जाता है फिर आता है। ठीक है, तो 45 में हम लोग 15 से भाग देंगे तो इधर 3 घंटा लगेगा जाने में, और दिशा के विपरीत जब आएंगे तो 5 घंटा लग जाएगा, तो 3 + 5 टोटल कितना हो गया 8, तो टोटल समय जो कुल समय वो 8 घंटा लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि एक मोटर बोट शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी धारा के विपरीत यात्रा करने में उसे धारा के साथ यात्रा करने से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो एक तरफ की दूरी बताइए। तो इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस जैसे कि x है, तो अगर धारा के हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब 12 - 2 हो जाएगा कितना 10, और धारा के दिशा में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 12 + 2 14, डिफरेंस कितना का 1.5 घंटा का। अब इसमें आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जो 10 से भी भाग लग जाए और 14 से भी। तो 14 से भाग लगने वाला देखिए ऑप्शन कौन है, तो पहला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ से हम 10 से भाग देते हैं इसमें, तो ये आपका 5.25 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर हम 14 से इसमें भाग देंगे तो 14 × 3 = 42 हो जाएगा। ठीक है, बस 105 हो गया, फिर 14 × 7 = 98 हो जाएगा, 7 फिर 7 पे 0, 14 × 5 = 70। अभी दोनों को जब घटाएंगे तो 1.5 घंटा आ जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन से वेरीफाई हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। करा कि किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, एक आयत है और एक वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है ये। इसका लेंथ दिया हुआ है 20। ठीक है, चौड़ाई जो है वो वर्ग के भुजा की 3/2 है। अब चौड़ाई अगर इसका 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 3। तो देखिए x के रूप में भी हम मान के भी समझ लेते हैं कि इसका अगर 2x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4x², और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2×3 देखिए 20 × 3x। अब कह रहा है ये कितना गुना होना चाहिए, तो इसका 3 गुना होना चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। तो बस 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में x से x भी कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यही पूछ रहा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अब देखते हैं। इसमें क्या है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर एक
तार है जिसको मोड़कर हम वर्ग बनाते हैं। तो 24 सेंटीमीटर इसका अगर परिमाप हो गया तार का, क्योंकि मोड़ के बना रहे हैं, तो इसका लेंथ सबका कितना होगा 6 6 6 हो गया। ठीक है। दूसरी बात, इसी को फिर समकोण त्रिभुज बनाया गया। अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। अब इसमें करा है कि वर्ग का एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा गया। त्रिभुज का आधार जो है वर्ग के भुजा को, मतलब कि 6 बना दिए, और परिमाप तो हमको 24 ही चाहिए। परिमाप कितनी चाहिए 24। अब समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपेट बनेगा। 6 का क्या होता है 6 8 10 वाला होता है। देखिए इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 24। ठीक है। अब ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने लंब। तो 2 से काट देंगे, 8 3 कितना हो गया 24। तो 24 जो है ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए हो जाएगा। ठीक है। आइए अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 21 में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि किंग के बदला TMRP लिखा हुआ, तो रेल के बदला। अब K से T चला गया, G से P, तो कोई तो ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इन्वर्स देखेंगे। ठीक है। विपरीत अंक, जैसे K है जिसका जोड़ कितना होना चाहिए 27, सम 27 होना चाहिए, तो एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे K है, ठीक है, J के बाद K, ये 11 होता है। अब P कितना होता है 16, 16 11 कितना हो गया 17 27। ठीक है। तो एक दूसरे का विपरीत। I हो गया 9, I हो गया आपका 9, और R हो गया कितना 18, 18 9 27। G हो गया 7 और T हो गया 20। तो समझ गए कि उल्टा वाला है, तो उल्टा लिखना है। R है 18, तो 18 में कितना जोड़ेंगे 9, तो लास्ट में 9 वाला चाहिए, मतलब कि लास्ट में क्या चाहिए हमको I। तो लास्ट में I वाला देखिए 2 ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे A है, ये तो 1 है, तो इसके लास्ट में कितना जाए 26। Z, इसमें भी Z है। अब यहाँ पे हम देखते हैं I है 9, तो I का उल्टा तो पढ़े कि R ही होता है ना, तो R हो जाएगा RZI। और यहाँ L है 12, 12 का उल्टा O 15 हो जाएगा। ठीक है। तो उल्टा याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 5 1 12, ये सिंपल था, ये तो नंबर ही दिया हुआ है देखिए D का, है ना। तो इसी तरह लेडी का L का कितना हो जाएगा 12, 1 D हो गया 4, तो 12 1 4, और Y हो गया 25, तो 12 1 4 वाला आंसर होगा B। 53 में देखते हैं मेन, इसमें देखिए रोज का कोड पूछ रहा है, तो जो कॉमन है उसको पहले देखिए कहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक गोल्ड डायमंड है, यहाँ पे डायमंड है और यहाँ पे भी डायमंड है। तो डायमंड को हम सर्किल कर रहे हैं। डायमंड का कोड क्या है, इस दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में C मिल रहा है ना। तो डायमंड का कोड क्या हो गया C वाला, कॉमन देखना है आपको। ठीक है। इसमें किसका पूछ रहा है रोज का पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है गोल्ड, और गोल्ड इसमें भी है। ओके, तो दोनों में देखिए गोल्ड मिल रहा है, ब्लैक डायमंड गोल्ड भी है। ठीक है। तो गोल्ड आपका इसमें से गोल्ड में मैचिंग हो जाता है। गोल्ड देखिए 8 है, ये दोनों में से कोई तो इसमें से हमको क्या चाहिए रोज का, तो गोल्ड मिल गया, तो बच गया रोज का क्या हो जाएगा स्टार, जो बच गया वो आंसर होगा। ठीक है। तो पहले मैचिंग कर लेना। इसमें देख रहे हैं डायमंड है, डायमंड दोनों में है और रोज भी दोनों में है, दो चीज मिल रहा था, एक C और दूसरा 8। तो C 8 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। C और 8 हटा दिए। अब इसमें देखते हैं कि C और 8 हट गया तो बच गया स्टार, स्टार रोज का हो जाएगा। ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है।
उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला, आगे और पीछे दोनों में। तो आप नंबर देखिए कि बगल वाला नंबर सेम उसी तरह होना चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे सी हो गया, ओ एम पी यू टी ई आर, सबका नंबर लिख देते 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18। अब सेम नंबर देखिए, डिफरेंस वही उतना ही होना चाहिए, आगे पीछे दोनों। तो यहाँ देखिए 1 मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा आप देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ 16 है, ये क्या है 16। तो यहाँ कह रहा है क्या, बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के, COMPUTER, ठीक है। तो एक आपको वहाँ हो गया, एक यहाँ देखिए 18 2 20, ठीक है, 18 19 20 ये हो गया। अब फिर ये भी तो हो जाएगा 18 19 20 21, ठीक है। अब जो होने वाला नहीं है ये, और कहीं अंतर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है तो 4 5 की से 3 से का तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम 16 देखते हैं, 16 है तो आंसर जो है, अब आगे कोई मैचिंग हो नहीं रहा, तो 3 आंसर होगा, ठीक है। आगे पीछे दोनों किसी भी तरह से देखना था। देखिए अब इस पैटर्न को देखिए, ये सिंपल सा इसमें पैटर्न देता है। इसमें देखिए, इसमें नंबर देखते हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, सब DDCC से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम पहले ही देखते हैं कि ए के बाद क्या है, डी है। यहाँ अधिकतर हमको डी दिख रहा है, ठीक है। तो डी तो इसमें आएगा ही, डी से ये स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं ADC, फिर यहाँ पे एक पेयर बन गया ADC, लास्ट में भी हम बना देंगे ADC, ठीक है। फिर यहाँ आगे देखते हैं ए है फिर से, और फिर से यहाँ पे सी है, तो ADC फिर से हो जाएगा, आगे फिर ADC, तो ADC का पैटर्न ही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे DDAA और CC सब 2 2 बार हो जाएगा। 56 नंबर में देखिए, अब 56 में करा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या है, ठीक बाद में सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कितनी विषम संख्या है, देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। विषम करा तो विषम संख्या के आगे सम संख्या चाहिए हमको, तो 1 के आगे 8 है, ठीक है, 1 के आगे 8 है, 5 के आगे 4 है, 1 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से 3 के आगे 2 है, 7 के आगे 8 है, 1 के आगे 2 है, 3 के आगे 6 हो गया, 1 के आगे 2 हो गया, 5 के आगे 8 हो गया, ठीक है। विषम के आगे सम होना चाहिए। कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है कि वैकल्पिक चुनिए अक्षरों का निर्माण हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से ही बना है, मतलब एक भी लेटर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। तो बस ध्यान से देखना है कि LI है, M है, इसमें क्या MI भी है, नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे टिपिकल है CAL और यहाँ पे MUTU है, 2 गो नहीं है, ये डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिसमें कौन सा विकल्प शब्द है जिसमें सही दर्शाता है, जिसमें वे दिखाई देंगे। तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल इसमें सजाना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, BO तो सब है ही, तो BO है। उसके बाद तीसरा अंक देखिए ध्यान, सब में तीसरा लेटर देखना है, तो A, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3 से तो सब है ही। अब पेयर आप बना सकते हैं ना,
3 के बाद क्या होना चाहिए, देखिए 3 के बाद ए के बाद जो है देखिए यहाँ पे, यहाँ टी है, यहाँ ओ है, यहाँ डब्लू है, यहाँ यू है, तो ओ होना चाहिए। 3 के बाद 1 होना चाहिए, ठीक है। ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद टी होना चाहिए 5 नंबर, 3 1 5, ये बी नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बी ओ टी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बी डबल, एक मिनट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बी ओ ए वाला, उसके बाद बी डबल ओ वाला, फिर बी ओ टी, फिर हो जाएगा बी ओ यू। 3 अंक तक ही देखना है, मतलब 3 लेटर तक, और उसके बाद होगा बी ओ डब्ल्यू वाला।